हाथरस भगदड़ के मामले में पुलिस का आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस बाबा सूरजपाल की तलाश में शहर शहर छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक बाबा का कोई सुराग नहीं मिल सका है। वहीं शनिवार को हाथरस कोर्ट ने मुख्य आरोपी और बाबा के राइट हैंड देव प्रकाश मधुकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यूपी पुलिस हाथरस हादसे के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों के नाम राम प्रकाश शाक्य और संजू यादव है, जो सत्संग के ही संचालक यानी कि देव प्रकाश के साथ जुड़े हुए थे। अब पुलिस इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं गिरफ्तारी के बाद देव प्रकाश मधुकर ने पुलिस से पूछताछ में सूरजपाल के बारे में भी कई बातें कही हैं। अब देव प्रकाश ने पुलिस को बताया है कि किस तरह से तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि देव प्रकाश उर्फ मधुकर ने किस तरह से पुलिस के सामने राज खोले हैं और साथ ही सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के बारे में उसकी कुंडली भी खोल के रखी है। और साथ ही साथ ये भी बात सामने आ रही है कि भीड़ को कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। और साथ ही मधुकर ने बाबा सूरजपाल के पॉलिटिकल कनेक्शन और उसकी मनी ट्रेल को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मधुकर के बयान के बाद अब पुलिस बाबा से जुड़े संगठनों के बैंक खाते, चल अचल संपत्ति और मिलने वाले फंड की मनी ट्रेल पता करने में जुटी है। न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और उसके बाद इनको जल्दी पीसीआर पे लेके पूछताछ। सर, अरेस्टिंग के बाद बाबा का भी बयान सामने आया है। क्या अगर जरूरत पड़ती है तो हाथरस पुलिस जो है वो बाबा को समन करेगी जांच में शामिल होने के लिए? बिल्कुल, पीसीआर पे हम इनको लेंगे और इनके जितने भी अकाउंट्स है खंगाले जाएंगे, जितने भी इनके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स है, अगर कोई ऐसा लिंक निकलता है कोई है तो आगे इसमें समन किया जाएगा बाबा को भी। अभी पहले जब तक इनके साक्ष्यों का अवलोकन नहीं होगा, जिसके खिलाफ भी जरूरत पड़ने जिसके खिलाफ भी साक्ष्य मिलेंगे उसमें फिर। देव प्रकाश मधुकर ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि वो कुछ समय से राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बाबा को राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए फंड रेजिंग कर रही थी। वहीं बाबा के वकील का कहना है कि बाबा सूरजपाल ना तो चंदा लेते हैं और ना ही चंदा देते हैं। देखिए, पूछताछ में बताया है कि कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल द्वारा इनको पोषित किया जा रहा है और बाकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स। सर, एक आखिरी सवाल फंडिंग का बता दीजिए। फंडिंग रेजर था ये। अभी इसमें हम लोग इसमें फंडिंग बता रहे हैं कि लोगों के द्वारा इनमें डोनेशन होता था। इनके द्वारा जो डोनेशन की पर्चियां हैं वो मांगी जा रही हैं कि अपने साक्ष्य के संकलन में ये बताएंगे कि ये पैसा जो रेज करा है फंड रेजर के रूप में इनकी अहम भूमिका थी। पैसा कहां से आया, क्या मनी ट्रेल थी, कौन डोनर्स थे, उसकी लिस्ट तैयार करी जा रही है। और एक ये बृहद विवेचना है, इसमें लंबी चौड़ी टीम लगेगी, हमारी रेवेन्यू के ऑफिसर्स भी लग रहे हैं और उसके बाद इसमें जो भी कार्रवाई है वो करी जाएगी। ये सब मिलके करते हैं और कोई वहां दान पात्र नहीं है। मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, कोई दान पात्र नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, किसी राजनीतिक दल से कुछ लेन देन होता नहीं है। और अगर राजनीतिक दल से होता तो आप याद कीजिए फरवरी से जून 2024 तक कोई सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नारायण साकार हरि और कमेटी के आयोजक ना किसी के लिए नोट मांगते हैं, ना अपने लिए नोट मांगते हैं, ना किसी के लिए वोट मांगते हैं। कभी उन्होंने किसी के लिए वोट और नोट की अपील नहीं की है। इसीलिए कोई दान पात्र है, ना चढ़ावा है, ना कोई किसी तरह का डोनेशन है, ना रसीद है, ना कुछ है। और इस वक्त हमारे साथ हाथरस से कुमार सोनू जुड़ गए हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कुमार सोनू, ये है कि बाबा के यानी सूरजपाल के कनेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हैं और साथ ही साथ ये फंड कहां से आता है और ये जो सत्संग होते हैं क्या सत्संग के जरिए फंड जुटाया जाता है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो मधुकर ने अपने खुलासे में कही हैं। देखिए अमित, मैं आपको बता दूं कि कल मधुकर को पेश किया गया था और क्योंकि परसों रात उसे गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद कल कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे जो है न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेज दिया गया है। अब सोमवार या मंगलवार में जो है जो हाथरस पुलिस है वो रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएगी, जिसके बाद मधुकर का रिमांड मांगेगी। रिमांड मिलने के बाद ये तमाम जो सवाल है, सबसे पहला सवाल ये कि पूरा
पैसे का लेन देन कहां से होता था, इसको जो है हाथरस पुलिस खंगालने में लगी है। क्योंकि जो कई घंटों तक पूछताछ हुई थी मधुकर से उसकी गिरफ्तारी के बाद, जिसके बाद उसके दो रोल जो है सबसे अहम सामने आए थे। पहला कि वो इन सत्संग और ये तमाम इवेंट्स का जो है मुख्य आयोजक था और बाबा के टच में था, पहली बात। दूसरी बात कि जो फंडिंग थी वो मधुकर करता था, यानी कि फंड रेजर के तौर पर उसकी भूमिका निकलकर सामने आई थी। फिलहाल अब हाथरस पुलिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो संबंधित दूसरे विभाग है उनसे मदद ले रही है ताकि एक एक चीज, एक एक पैसे का हिसाब निकाला जा सके। क्योंकि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसकी एक स्पेशलाइज्ड यूनिट होती है इस काम को लेकर, ताकि वो पूरे मनी ट्रेल की जानकारी निकालती है, एक एक पैसे की डिटेल आती है, किस बैंक से कितना पैसा आया, किसके थ्रू आया, कैसे आया, नगद दिया गया या फिर कैश दिया गया, वो खाते में दिया गया, ये तमाम जानकारियां जो हैं वो मधुकर से निकाली जाएगी। मधुकर के साथ 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, यानी कि अब इस पूरे मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रही बात बाबा की, तो बाबा से अभी सवाल जवाब करना पुलिस के लिए बाकी है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो बाबा को समन करेंगे। फिलहाल इस वक्त हम जो हाथरस का PWD गेस्ट हाउस है उसके बाहर मौजूद हैं। यहां पर जो जुडिशियल कमीशन है वो रविवार को यानी आज दूसरे दिन जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा, जिसमें जो थाना स्तर के पुलिस अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनसे उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे जो कि इस पूरे मामले से जुड़े हुए थे। इसके साथ साथ उन तमाम लोगों से भी जो है उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे जो कि इस पूरे हादसे से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, चाहे वो सिविलियन हो या फिर जिला प्रशासन के लोग हों या फिर पुलिसकर्मी हो। इसके साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से इस पूरे हादसे से जुड़े, इस पूरे सत्संग से जुड़े जो भी कानूनी दस्तावेज हैं, जो भी आधिकारिक दस्तावेज हैं, उनको भी जुडिशियल कमीशन कलेक्ट करेगा। तो फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बाहर की तस्वीरें हैं PWD गेस्ट हाउस के बाहर की, जहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। और जैसा आप बता रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन आज दूसरे दिन भी अपनी जांच जारी रखेगा और साथ ही साथ तमाम जो चश्मदीद हैं और साथ ही साथ जो प्रशासन के लोग इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार थे उनसे भी बातचीत होगी और तमाम जो दस्तावेज हैं वो उन्हें भी कलेक्ट किया जाएगा। बहरहाल हाथरस भागदड़ के मामले में न्यायिक आयोग की जांच तो तेज हो गई है। आज आयोग की टीम का हाथरस में दूसरा दिन है। टीम आज हादसे से जुड़े ऑफिसर्स और पुलिसकर्मियों के बयान भी रिकॉर्ड करने जा रहा है। इसके साथ ही हादसे के वक्त मौके पर मौजूद दूसरे वो लोग जो कि उस सभा में शामिल हुए थे या फिर जो वहां पर मौजूद थे उनके बयान भी लिए जाएंगे। इसके साथ ही न्यायिक आयोग हाथरस पुलिस और जिला प्रशासन से हाथरस घटना से जुड़े सभी दस्तावेज को भी कलेक्ट करेगा। जुडिशियल कमीशन दोपहर बाद इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने कुछ बात रख सकता है। वहीं पहले दिन जुडिशियल कमीशन की टीम ने जिले के आला ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करके उनके बयान लिए हैं। इसके साथ ही टीम ने घटनास्थल का दौरा भी किया था और इस दौरान मैप के जरिए टीम ने पूरे घटना का आकलन भी किया। कहाँ थे, किधर से गए, किधर से आए, कितना रश रहा होगा, व्हाट आर द एग्जिट पॉइंट्स, क्या कैपेसिटी हो सकती है, कहाँ पर वो जो समागम उनका हो रहा था वो कहाँ हुआ। तो वी विल हैव आवर ओन इन्फ्लुएंस इन द लाइट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस। जिसको भी हम जरूरत समझेंगे, छोटे से बड़े इंक्लूडिंग जिससे भी जरूरत समझेंगे सबसे पूछते हैं। कुमार सोनू इस वक्त जहां मौजूद है इसी गेस्ट हाउस में। जी सोनू, आप कुछ कह रहे हैं। सिविलियन हैं जो कि इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, जिनके बयान बेहद अहम हो सकते हैं जुडिशियल कमीशन के सामने, उनके बयान भी जो है जुडिशियल कमीशन रिकॉर्ड करेगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस फोर्स यहां पर बाहर तैनात कर दी गई है ताकि जो भी कमीशन के सामने जिसको पेश होना है सिर्फ वही अंदर जाए, इसके अलावा कोई भी अंदर ना जाए। फिलहाल जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं, जो जिले के आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और अब सभी को एक समय दे दिया गया है। उसके बयान जो है जुडिशियल कमीशन के सामने रिकॉर्ड किए जाएंगे और तमाम जो जरूरी दस्तावेज है वो जुडिशियल कमीशन आज कलेक्ट करेगा, जिला प्रशासन से भी, पुलिस से भी, जिसके बाद 2 महीने बाद जो है अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को इस पूरे हादसे को लेकर सौंपेगा। कैमरामैन प्रमोद और सहयोगी रवि के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, हाथरस। तो यहां पर आपने देखा कि तस्वीरें सामने आई कि किस तरह से जो जुडिशियल कमीशन है इस वक्त मौजूद है, वहां पर तमाम उन लोगों को बुलाया गया है जो इस सभा में सत्संग में बतौर शामिल हुए थे। भक्त कुछ लोग ऐसे भी थे जो मौका वारदात पर मौजूद थे और वो लोग जो कि प्रशासन का हिस्सा थे और इस घटना स्थल के आसपास मौजूद रहे थे, उनसे भी बयान लिए जाएंगे ताकि एक चेन ऑफ सीक्वेंस समझ में आए, कड़ियों को जोड़ा जाए और इस बात तक पहुंचा जा सके कि आखिरकार यह हादसा किस वजह से हुआ है।
हाथरस भगदड़ के मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी जहां मामले में दोषियों को सख्त सजा दिलाने का भरोसा दे रही है, वहीं पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस मामले पर पूरी तरह से सरकार को घेर रही है और सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है कि हाथरस की हृदय विदारक घटना के ऊपर संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ, परिपक्वता के साथ बात करनी चाहिए। सरकार पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है, लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जो लोग दोषी हैं उन पर कठोरता से कार्रवाई भी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से काम करे। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, आपकी इंडी गठबंधन की सरकार है, तमिलनाडु में 50 से अधिक लोग जहरीली शराब पीकर उनकी मृत्यु हो गई, वहां जाना तो छोड़िए, आपने एक बयान तक नहीं दिया। आपकी सरकार थी, राजस्थान में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, सरतन से जुदा हो गया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कन्हैयालाल साहू जी का। केरल में फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया, कभी आप वहां गए नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस तरह की दुर्घटनाओं पर दुखद राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू पर तौलकर गिद्ध दृष्टि की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और हृदय को पूरी तरह से झकझोर देने वाली घटना है। तो यूँ तो उस पर राजनीति की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार जिम्मेदार है और सरकार के बड़े हाथ हैं। सरकार के अंडर में जिला प्रशासन होता है, सरकार के अंडर में पुलिस प्रशासन होता है, सरकार के अधीन एसडीएम होता है, एलआईओ होता है। और जब इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पर पर्टिकुलर स्थान पर पर्टिकुलर डेट पर कार्यक्रम होना है, तो उसके लिए सफिशेंट व्यवस्था होनी चाहिए थी। अगर मान लो कहते हैं भीड़ ज़्यादा आ गई, तो भाई भीड़ जब आ गई, जितना कहा उससे ज़्यादा तो बैरियर लगा जाना चाहिए था, एंट्री बैन कर देना चाहिए। ये पूरी तरह से 100% गवर्नमेंट इज 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस दुखद घटना के लिए। और हाथरस में 121 बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार देव प्रकाश मधुकर बाबा सूरजपाल का सबसे बड़ा सेवादार है। लेकिन उसके देव प्रकाश के पिता का तेज प्रताप का कहना है कि वो बाबा को नहीं जानते हैं, उनका बेटा निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उनने करवाया सत्संग, तो मतलब उनकी कोई गलती तो है ना वहाँ में, ठीक है, ये कहना चाहता हूँ। तो क्या जो देव प्रकाश थे, जैसे बाबा के अनुयायी थे, क्या आप लोग भी जो है बाबा के अनुयायी हैं, बाबा को मानते हैं, क्या करते हैं आप? हम बाबा को नहीं मानते साहब, नाम जाते कभी बाबा के नहीं? हम नहीं देखे, इतने सत्संग हुए कभी नहीं गए? कभी नहीं। कैसे जुड़े बाबा से? अब ये तो बुझाने है, अब हमें उनके बारे में कोई पता नहीं। तो देव प्रकाश यहाँ पे कब से चले गए? मतलब उन्हें तो करीबन 10-11 साल के करीब हो गए। इतने लोगों की डेथ हुई है, देव प्रकाश के खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया और सरेंडर किया, तो किसकी गलती आप मानते हैं? मतलब इतनी बड़ी मौत हुई 126, तो किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसको? हम तो जिम्मेदार पब्लिक को ही मानते हैं, जो संग देखने वाले हैं उन्हें कोई मानते हैं। कैसे मानते हैं? यूँ मानते हैं कि उन्हें सत्संग रहा और पहले सत्संग बहुत चले आए हैं बताते हैं, तो मतलब जब भीड़ भाड़ में जो उठ जाते हैं उठे हैं, तो पंप ने लिए कोई जानकारी लिए, कैसे भागे, क्या हुआ। अब हाथरस में हुए हादसे के बाद भोले बाबा की कहानी सामने आने लगी है। बाबा के सेवादारों का दावा है कि बाबा अपने भक्तों से 1 रुपया तक नहीं लेते थे, लेकिन बाबा का साम्राज्य शहर शहर फैला हुआ है। भक्तों के बीच ये बाबा कई नाम से जाने जाते हैं, नारायण साकार हरि, विश्व हरि, भोले बाबा, लेकिन इनका असली नाम है सूरजपाल सिंह जाटव। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बाबा के कई एकड़ के जमीन पर बने भव्य आश्रम हैं, जहां लगातार सत्संग के कार्यक्रम भी होते हैं। यही आश्रम बाबा के पाखंड की सबसे बड़ी दुकान है, जहां पानी से लेकर प्रसाद तक सब कुछ बेचा जाता है। बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि ने अपने पाखंड का ऐसा जाल बुना है जिसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। बाबा के भक्तों की लिस्ट में अफसर, नेता से लेकर आम आदमी सब हैं। बाबा ने अपने आसपास ऐसा झूठ का माया जाल फैलाया है कि उसमें हर कोई फंस जाता था। कभी पुलिस की नौकरी करने वाला बाबा कुछ ही सालों में लाखों लोगों के लिए भगवान बन गया।
कांस्टेबल एसपी सिंह जाटव को नारायण साकार हरि बनने की जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई वो बड़े ही सोच समझ कर लिखी गई। और यह स्क्रिप्ट कोई 1-2 दिन में नहीं लिखी गई, बल्कि इसका ब्लूप्रिंट खुद तैयार किया कांस्टेबल एसपी सिंह जाटव ने। कैसे किन लोगों को टारगेट करना है, किन लोगों को अपने द्वारा भगवान घोषित करना है, और कैसे भोली भाले लोगों को सम्मोहित करना है, और कैसे अंधी आस्था की डोज को धीमे धीमे हाई पावर की करना है। पुलिस कांस्टेबल से बाबा बने सूरजपाल सिंह जाटव ने बाबा नारायण साकार हरि बनने के लिए पूरी प्लानिंग की। सबसे पहले बाबा ने अपना मेकओवर किया। मंच पर सिंहासन की तरह स्पेशल कुर्सियां बनवाई गई। मंच पर अकेले बैठने के बजाय पत्नी को साथ बिठाया। भगवा चोला की जगह सफेद रंग का सूट काला चश्मा पहन दरबार सजाता। खुद को परमात्मा कहता है और पत्नी को मैया कहलवाता। बाबा के इस प्लान का असर भी हुआ। बाबा के अंधविश्वास पर लोगों को ऐसा विश्वास हुआ कि लोग अपने हर अच्छे बुरे के लिए बाबा साकार हरि की कृपा समझने लगे। ऐसा क्या फायदा हुआ, ऐसा क्या चमत्कार देखा आपने बाबा का जो आप उनके साथ जुड़े? ब्रह्मवाणी के अनुसार ब्रह्मवाणी को सुनिए, ब्रह्मवाणी को अपने कर्म में डाल करके कर्म कीजिए, जब आपको मालूम पड़ेगा क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ। आपको खुद महसूस हो जाए, आप जाइए जानकारी लीजिए। पति जुआ खेलते थे, वो पैसा नहीं देते, हमें बेंदारी कर करके हम मेहनत करते थे, तो हमारे घर पे 35 किलो आटा लगता था। हम प्रभु जी के चरणों में आए तो जब से 10 किलो आटा लगता है और हमारे पति संभल गए। बाबा ने अपने पाखंड और आडंबरों को मजबूत करने के लिए दर्जनों आश्रम खोले, जहां उसके सेवादार और खास भक्त मजे से रह रहे हैं। कासगंज की पटियाली तहसील के गांव बहादुर नगर में बाबा का गांव है। यहाँ भी बाबा ने अंधविश्वास की कहानी ऐसी गढ़ी कि लोग उसके पाखंड को सच मानने लगे हैं। यहाँ का पानी मतलब प्रसिद्ध है, काफी ज्यादा पावन है। पानी तो एक देखो नहर का भी है, गंगा का भी है, लोग गंगा का पानी क्यों पीते हैं। नल हमारे घर पे भी है, नल यहाँ पे भी है। कुछ तो चमत्कार है यहाँ पे। आज की दुनिया में लोग चमत्कार को ही नमस्कार कर रहे हैं, पता है ये बात आपको? चमत्कार मतलब हो रहा है। सूरजपाल ने अपने आश्रम के बाहर कई नल लगवाए हैं। यहाँ आने वाले भक्त इन नलों से पानी ले जाते हैं। बाबा के सेवादारों ने लोगों के बीच में पाखंड का प्रचार करके लोगों को ये भरोसा दिलाया कि इन नलों के पानी से सभी तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। जैसे ही आप आश्रम में आते हैं, आश्रम में आपको कई सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैंडपंप मिलते हैं। और मान्यता यह है कि जो लोग भी यहाँ पर आते हैं और इस हैंडपंप का पानी पीते हैं, इस पानी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावन माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है। और ये माना जाता है कि इस पानी को पीने से लोगों की बीमारियाँ खत्म होती हैं, उनका जो कष्ट होता है वो खत्म होता है, और उनकी जो परेशानियाँ हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। ये हैंडपंप लाखों श्रद्धालुओं के लिए चमत्कार से कम नहीं है। जब भक्तों की मनोकामना पूरी होती है तो वो खुशी खुशी यहाँ दूसरा हैंडपंप लगवाते हैं। भोले बाबा के इस आश्रम में अनुयायियों की भारी भीड़ उमड़ती है। हर मंगलवार को भक्तों की संख्या काफी अधिक होती है। भक्तों को आश्रम में बना हुआ प्रसाद दिया जाता है। बाबा के आश्रम में बिना दूध वाली काली चाय बनाई जाती थी, जिसे अपने सत्संग के दौरान भक्तों को काली चाय पिलाता था। बाबा के लोगों का दावा था कि इससे उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। चमत्कारी चाय के लिए भक्त साल साल भर इंतजार करते थे। खाने का यहाँ पर जो व्यवस्था है वो यहाँ पर कर रखी है। जो भी खाना बनता है आश्रम के लोगों के लिए वो यहाँ पर बनता है। जैसा कि बताया, बूटी प्रसाद भी यही बनता है। हाँ, बूटी प्रसाद जो है, जैसे आप वो ऐसा है कि जैसे आप चाय लेते हैं, वो जैसे चाय पीते हैं ना, हमारे यहाँ चाय नहीं बनती, हमारे यहाँ वही प्रसाद बनता है। तो ये प्रसाद भी दिया जाता है लोगों को? ना, लोगों को नहीं दिया जाता, हम स्वयं अपने लिए बनवाते हैं। तो क्या क्या होता है उसमें बूटी में? उसमें यही होता है, जैसे गिलोय है, काली मिर्च, अदरक और नींबू डालते हैं, और चाय की थोड़ी पत्ती और वो नमक, बस ये होता है। बाबा सूरजपाल के एक भाई गांव के अंदर ही रहते हैं। हालांकि उनका घर बाबा के आश्रम जितना आलीशान नहीं है, वो बेहद साधारण से घर में रहते हैं। इस घर के अंदर हरिनारायण जो है, उनके माँ बाप और साथ ही उनके भाई इसी घर के अंदर रहते थे। इस तरीके का ये घर है, पुराना घर है, जहाँ पर बाबा के भाई, उनकी एक बहन यहाँ पर रहती हैं। इलाके के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उनकी आस्था जुड़ी हुई है, और जब उनके माता पिता का देहांत हुआ था तब भी वो यहाँ पर नहीं आए थे।
गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाबा के इस पाखंड पर जरा भी भरोसा नहीं करते हैं। जो लोग इन्हें भगवान मानते हैं, प्रभु मानते हैं, आपके माँ बाप जुड़े हुए थे, सच्चाई क्या है इस आश्रम की? उस हिसाब से तो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ कोई शक्ति वगैरह नहीं है, ये चीज हमें मालूम है। कोई शक्ति नहीं है, हमने अपने आंखों से कुछ नहीं देखा यहाँ पे। यही जो आश्रम है, जो कुछ है, यहाँ पे लोग आते हैं, नमन करते हैं, चले जाते हैं। यहाँ ना किसी को रुकने देते हैं ना कुछ, बस यही सब है। प्रसाद देते हैं, क्या देते हैं? प्रसाद कुछ नहीं, यहाँ पे जो सेवा करते हैं उन लोगों को चाय मिलती है, वो चाय शायद नींबू की बनती है बस, और किसी को नहीं मिलता कुछ। सब अपना अपना खाना लेके आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। अब बाबा नारायण साकार हरि की असलियत खुल चुकी है। अंधविश्वास का पर्दा बहुतों की नजर से उतर चुका है। उन्हें चमत्कार नहीं, अब ये पाखंड लग रहा है। जब से हाथरस में 121 लोगों की मौत हुई, विरोध की आवाजें खुलकर आने लगी हैं।